सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए बात कीजिएगा, यानी एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा उसका वैल्यू वाई डेप्थ y1 डेप्थ के लिए ज्यादा रहा होगा। अब क्या है कि जंप होता है, यानी कि y2 डेप्थ, अगर y2 डेप्थ को अचीव किया है पानी, तो उसके लिए क्या होगा कि उस एब्सिसा का वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन अब क्या है कि y2 का वैल्यू आपका बढ़ जाएगा। यानी कि आप उस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका जो है एनर्जी डिसिपेशन ना होता, तो पानी क्या है कि वो आपका सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल डेप्थ में जाता, जो तो क्या होता कि आपका जो डेप्थ है वो बहुत, जो आपका y2 डेप्थ है उससे ज्यादा होता है, y2 डैश डेप्थ होता है। ठीक है, उसको हम अल्टरनेट डेप्थ कह सकते हैं, y2 डैश डेप्थ होता है। और उसमें क्या होता है कि आपका एनर्जी जो है वो उसका लॉस ही नहीं होता। तो शुरू में जो आपका y1 पे जो एनर्जी का वैल्यू था, सेम वैल्यू एनर्जी का आपको उस पॉइंट पे भी मिल जाता है, यानी कि आपको y2 डेप्थ के लिए भी सेम एनर्जी का वैल्यू मिलता। ठीक है, तो ये है आपका स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। इसको अगर हम दिखाता हूँ, देखिए दिख रहा है क्या आपको? अच्छा, स्लाइड नहीं। यस सर। डैम क्या है? डैम एक टाइप का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, डैम आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आपने बनाया है, किस लिए बनाया है? इरिगेशन पर्पस के लिए बना रहा है आपका। फिर क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी आपके काम आ जाए है। उसमें क्या है कि जो भी आपका रिवर का फ्लो आ रहा है या पानी का जो फ्लो आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं आप? अब उसमें क्या है कि इरिगेशन में, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इरिगेशन क्या होता है, साल भर बारिश तो होता नहीं है अपने यहाँ इंडिया में इंग्लैंड की तरह। तो फिर क्या है कि आपको खेतों तक पानी को पहुंचाना है, आपके जो भी आपके फील्ड है वहां तक आपको पानी को पहुंचाना है। तो इसलिए क्या है कि हमने जो जिस सीजन में बारिश हुआ तो हमने क्या किया, उस बारिश का पानी जो फ्लड वाटर था उसको क्या किया हमने, डैम में एक ऐसा बड़ा सा मतलब हाई हाइट का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें हमने पानी को रिटेन करने की कोशिश किया, पानी को हमने रखने का कोशिश किया। अब क्या है कि जिस सीजन में बारिश नहीं हो रहा है या पानी हमें खेतों तक पहुंचाना है, तो उस सीजन में हमने क्या किया कि डैम का जो स्पिलवे या रेगुलेटिंग फ्लुइस है उसको ओपन कर दिया। वहां से क्या हुआ कि फिर पानी को हमने रेगुलेट करके फिर अपना जो हम फील्ड तक पहुंचा रहे हैं या अपने इरिगेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। इरिगेशन मतलब क्या हुआ कि हम पानी को हम आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं, वाटर को हम किसी तरह अपने जो भी फील्ड है वहां तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हमारा जो प्लांट का ग्रोथ, क्रॉप का ग्रोथ हो वो प्रॉपर ढंग से हो। ठीक है, ये बात आपको बताया था। ये आपका डैम हुआ। डैम क्या हुआ, कोई भी ऐसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हुआ जिसमें हम पानी को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिल वे क्या हुआ, स्पिल वे वहां पे एक ऐसा मतलब गेट होता है, या आप कह सकते हैं कि ऐसा आपका ओपनिंग होता है जहाँ से पानी को हम जो है वहां से मतलब निकाल रहे हैं, या पानी को हम रेगुलेट करने का वहां से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो मैं आपको क्या बोला था कि देखिए ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, देखिए ये y1 है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका डेप्थ देख रहे हैं, डेप्थ y है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप देख रहे हैं, ये आपका वाई एक्सिस में डेप्थ y है, और एक्स एक्सिस में आपका जो है आपका स्पेसिफिक एनर्जी है। ये आपका जो एक्स एक्सिस में ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी है। ठीक है, अब क्या है, पानी आपका जो इनिशियली फ्लो कर रहा है y1 डेप्थ के साथ फ्लो कर रहा है, ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये आपका y1 डेप्थ के साथ पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये इसमें आप इमेजिन मत कीजिए कि पानी वानी मत देखिए। ठीक है, ये क्या है, बस कर्व है जो दिखा रहा है दो चीज को, बस क्या दो चीज दिखा रहा है, डेप्थ दिखा रहा है और आपका स्पेसिफिक एनर्जी दिखा रहा है। इसमें पानी का एक्चुअल फ्लो कहीं नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इसको बस आप दो चीज देखिए इसमें। ठीक, तो पानी का शुरू में डेप्थ क्या था आपका y1 था। ठीक है, पानी का डेप्थ y1 था, यहाँ पे आप देख सकते हैं y1 डेप्थ है, और इसके लिए एनर्जी क्या था आपका, स्पेसिफिक एनर्जी, वो आपका ये वैल्यू था। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है ये एफसीसा आपका एक्स कोऑर्डिनेट में, तो ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी का वैल्यू है। अब क्या है कि इसमें हाइड्रोलिक जंप हुआ, मैंने बताया। तो हाइड्रोलिक जंप ये पहले सुपर क्रिटिकल फ्लो में था, यानी कि इसका डेप्थ कम था, लेकिन इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा था, स्पेसिफिक एनर्जी इसका बहुत ज्यादा था, यहाँ तक था स्पेसिफिक एनर्जी, और डेप्थ सिर्फ यहीं तक था। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें हाइड्रोलिक जंप हुआ। हाइड्रोलिक जंप होने के बाद जो इसका डेप्थ हो जाता है वो y2 हो जाता है, तो y2 हो जाता है। लेकिन मैंने बताया कि हाइड्रोलिक जंप में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी का क्या होता है, डिसिपेशन होता है। तो जितना स्पेसिफिक एनर्जी था, अब क्या है कि एनर्जी लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, इतना एनर्जी आपका लॉस हो गया। तो आपका एनर्जी लॉस हो गया, तो फिर आपका डेप्थ क्या हुआ, y2 पहुंचा। ठीक है, तो ये देखिए आपका y2 डेप्थ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y2 डेप्थ पानी का आ गया। और क्या हुआ कि पानी का जो डेप्थ में इंक्रीज हुआ, हाइड्रोलिक जंप में डेप्थ में इंक्रीज होता है। तो देखिए पहले डेप्थ इतना ही था, क्या हुआ, y2 आपका डेप्थ हो गया, y1 से y2 हो गया, डेप्थ में इंक्रीज हुआ। लेकिन आपका एनर्जी का जो लॉस हुआ, तो फिर आपका एनर्जी का लॉस होने से क्या हुआ कि पहले एनर्जी इतना था, अब एनर्जी सिर्फ इतना ही है। ठीक है,
तो लॉस कितना हुआ, ये एच एल के बराबर ये आपका लॉस हुआ, ठीक है। इसको आप लॉस मान सकते हैं या एनर्जी डिसिपेशन मान सकते हैं। अब मानते हैं कि अगर लॉस ना हुआ होता, लॉस ना हुआ होता तो फिर क्या होता, जितना एनर्जी यहाँ पे था पानी का, उतना ही एनर्जी पानी का क्या होता कि उस डेप्थ पे भी रहता जो आपका चेंज हुआ है सब क्रिटिकल फ्लो में, तो आपका पानी का एनर्जी फिर इतना ही रहता। तो सेम जितना एनर्जी यहाँ पे है, सेम इस पॉइंट पे भी देखिएगा उतना ही एनर्जी यहाँ पे भी है। और अल्टरनेट डेप्थ हम इसको मान लेते हैं, तो इसको वाई टू डैश कहते हैं कि अगर लॉस ना हुआ होता तो हाइड्रोलिक जंप होता, तो उसमें क्या होता, या जो आपका जंप होता पानी में, तो उसमें आपका एकाएक y1 से ये आपका y2 डैश डेप्थ पहुंच जाता। लेकिन आपको क्या होता कि जो भी आपका आप कह सकते हैं एक तरह से कि आपका जो कि एनर्जी लॉस है वो आपका नहीं हुआ है इस पे। ये एचएल आपका जो एनर्जी लॉस हुआ था वो आपका यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। और आपका सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो एनर्जी शुरू में था वो एनर्जी आपको बाद में भी देखने को मिलेगा। तो लेकिन बस इसमें क्या हुआ है कि डेप्थ में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यही बात मैं कह रहा था, यही चीज वो कह रहे हैं। ठीक है। यस सर। हम्म। तो ये है आपका कैसे आपका सुपर सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो में आपका वाटर जो है उसमें आपका हाइड्रोलिक जंप हो रहा है, ठीक है। अगर जंप में किस टाइप का लॉस ना हुआ होता, या कोई सब क्रिटिकल फ्लो में किस टाइप का लॉस ना हुआ था, जो कन्वर्सन हुआ है सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल उसमें किस टाइप का लॉस ना होता, तो पानी का जो Y2 एक्चुअल डेप्थ था वो ना होकर के क्या होता कि Y2 डैश होता, और जो एनर्जी लॉस HL है वो ना होता, ठीक है। इसी को हम स्पेसिफिक एनर्जी कर्व कहते हैं। और दो आपको इसमें कर्व में दो चीज देखने को मिलेगा, एक डेप्थ देखने को मिलेगा पानी का, और दूसरा स्पेसिफिक एनर्जी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जंप के बारे में, बात करते हैं कितना टाइप का आपका हाइड्रोलिक जंप होता है, ठीक है। तो ये फ्रॉड नंबर पे होता है कि आपका जो इनकमिंग फ्रॉड नंबर है उस टाइप पे हम हाइड्रोलिक जंप जो है आपका फ्लोर पे, तो वो उस हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर जो हाइड्रोलिक ये आपका जो F1 है फ्रॉड नंबर है, वो अगर 1 उसके वैल्यू 1 है, तो फ्लो क्या है कि अभी भी क्रिटिकल है। जो शुरू में फुल फ्लो था वो फ्लो आपको बाद में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे किस टाइप का भी जंप नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी जंप नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मेरा जो फ्रॉड नंबर है उसका वैल्यू 1 से लेके 1.7 तक है, तो वाटर में आपको क्या होगा, छोटा छोटा अंडुलेशन देखने को मिलेगा। छोटा छोटा अंडुलेशन जो मैंने बताया कि लो जंप होता है, और अंडुलेशन क्या होता है, बहुत छोटा छोटा आपको देखने को मिलेगा, छोटा छोटा हाइट का अंडुलेशन आपको देखने को मिलेगा। और जंप को हम अंडुलर जंप कहते हैं, ठीक है। अगर फ्रॉड नंबर मेरा 1.7 से 2.5 तक होता है, तो क्या आपको मिलेगा, स्मॉल रोलर आपको देखने को मिलेगा पानी में, पानी का सरफेस में स्मॉल रोलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम साइड में फिर ये जाके धीरे धीरे होके फिर स्मॉल रोलर धीरे धीरे स्मूथ हो जाता है, प्लेन हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। इस टाइप का जो आपका वेलोसिटी जो है वो उसमें क्या होगा कि मान के चलते हैं कि थ्रोआउट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, यूनिफॉर्म रह गया वेलोसिटी, और एनर्जी लॉस भी हुआ तो बहुत कम हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। इस टाइप का भी जंप को हम क्या कहते हैं, वीक जंप कहते हैं। अगेन क्या है कि फ्रॉड नंबर आपका 2.5 से 4.5 तक अगर आपका है, ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, ऑसिलेटिंग जेट आपको देखने को मिलेगा। ऑसिलेटिंग जेट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे ये आपका ये जो सरफेस है वहाँ पे आपका ये आपको ऑसिलेटिंग जंप देखने को मिलेगा। और ये क्या है कि इसमें कोई बार बार होता है ऑसिलेटिंग जंप, मतलब क्या हो रहा है कि वाइब्रेटिंग जंप टाइप का हो रहा है, मतलब इसका कुछ पीरियडिसिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोबारा आएगा लेकिन फिर उसका कोई पीरियडिसिटी नहीं रहेगा, ठीक है। इस टाइप का ऑसिलेशन जो आपको देखने को मिलेगा उसमें क्या है कि लार्ज वेव आपको देखने को मिलेगा अलग अलग इरेगुलर पीरियड पे। जो वेव आपको देखने को मिलेगा इरेगुलर पीरियड पे देखने को मिलेगा, जो कि कैनाल्स में जब सबसे ज्यादा कॉमनली इस टाइप का आपको जंप देखने को मिलेगा। और ये बहुत दूर तक ये ट्रेवल करता है, जो आपका जो ऑसिलेटिंग ऑसिलेशन होता है ये बहुत दूर तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये आपका बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। अगर इसको हम लाइनिंग ना करें, अपना जो कैनाल है उसका हम लाइनिंग ना करें, अगर सॉइल को ऐसे ही छोड़ दें बेड को, तो फिर क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिलेगा। इस टाइप का ही जंप को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटिंग जंप कहते हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यू है इनकमिंग फ्रॉड नंबर का, वो क्या होता है कि इसी जोन में होता है या इसके आसपास ही जोन में होता है, या तो वीक जोन में हुआ। इससे पहले जो मैंने बताया 1.7 से 2.5 वाला फ्रॉड नंबर में आपको ये चीज मिलेगा, या फ्रॉड नंबर 2.5 से 4.5 तक में आपको आपका रहेगा, तो आपका ऑसिलेटिंग जंप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो एनर्जी डिसिपेटर होता है या स्टीलिंग बेसिन का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो इसी कंडीशन में किया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा केयरफुल डिजाइन का जरूरत है, ठीक है। अगर एनर्जी डिसिपेटर या स्टीलिंग बेसिन हम नहीं बनाएंगे तो फाइल में बहुत ज्यादा स्काउरिंग होगा, ठीक है। स्काउरिंग होगा तो बहुत ज्यादा फिल्ट वहां से निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका है, आपका जो बेसिक आपको जंप आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपका ऑसिलेटिंग जंप आपको ज्यादातर कैनाल्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर फ्रॉड नंबर 4.5 से आपका 9.0 तक के बीच में है, तो जंप क्या है, बहुत बढ़िया जंप हुआ है, वेल बैलेंस जंप हुआ है, और परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे एनर्जी का डिसिपेशन हुआ है, 45 to 70% एनर्जी का डिसिपेशन यहाँ पे हो जाता है। इस टाइप का जंप को हम कहते हैं स्पीडी जंप, ठीक है। अगर फ्रॉड नंबर 9.0 से लार्जर है,
इस टाइप का जो जंप है उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग जंप कहेंगे, और एनर्जी डिसिपेशन है वो वहाँ पे 85% तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये जो फ्रॉड नंबर का जो आपका वैल्यू दिया हुआ है ये क्या है, ये डेफिनेट नहीं है, और इसमें आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। ठीक है, मतलब वहाँ का कंडीशन कैसा है उस हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसे हम मोमेंटम फार्मूला से अलग अलग जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि चेंज इन जो वेलोसिटी होता है, ठीक है, जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो आपका एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड हुआ उसके बराबर होता है। तो उसका हम यूज करके यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला निकालेंगे हाइड्रोलिक जंप से रिलेटेड। ठीक है, तो जिसमें आपको बहुत सारा फॉर्मूला का हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम मोमेंटम फार्मूला का अगर बात किए, ठीक है, तो मान लेते हैं कि हाइड्रोलिक जंप को हम फिर से कंसीडर कर रहे हैं कि हाइड्रोलिक जंप हो रहा है। तो हाइड्रोलिक जंप होने से पहले क्या है कि फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो है। ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लो होने के कारण क्या है कि आपका जो इनिशियल जो आपका वेलोसिटी था या इनिशियल डेप्थ था या इनिशियल एनर्जी था, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं V1 Y1 और EF1 से। ठीक है, V1 यहाँ पे क्या हुआ आपका इनिशियल वेलोसिटी हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ आपका कैपिटल V1 हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपका इनिशियल डेप्थ क्या हुआ, क्या स्मॉल Y1 हुआ, और जो आपका एनर्जी जो हुआ इनिशियल एनर्जी या स्पेसिफिक एनर्जी जो हुआ वाटर का जो भी है तो वो हम EF1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, जंप से पहले, जंप होने से पहले जब वो सुपर क्रिटिकल फ्लो में था। अब क्या है कि जंप हो जाने के बाद क्या है कि उसका जो वेलोसिटी में जो परिवर्तन आया है, चेंज आया है, उसको हम V2 मान लेते हैं, और उसका जो डेप्थ में चेंज आया है उसको Y2 मान लेते हैं, और जो उसका स्पेसिफिक एनर्जी में चेंज आ रहा है उसको हम EF2 मान लेते हैं। ठीक है, और HL जो है, HL क्या है, कैपिटल HL जो है वो एनर्जी लॉस है जंप के दौरान, जंप के दौरान जितना एनर्जी लॉस हुआ है उसको हम HL मान लेते हैं। ठीक है, तो HL कितना के बराबर हो जाएगा, EF1 माइनस EF2, EF1 माइनस EF2 के बराबर आपका HL हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एनर्जी शुरू में ज्यादा था, बाद में एनर्जी कम हो गया, तो आपका जो भी लॉस हुआ वो HL में हो गया। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि एनर्जी नाइदर डिसिपेटेड। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपका लॉस हो गया। ठीक है, फिर अब क्या है कि हाँ, अब देखिए अब क्या है कि आपका कंटिन्यूटी क्वेश्चन आपने पढ़ा है। ठीक है, कंटिन्यूटी क्वेश्चन में आप जानते हैं कि जो आपका जो A1 V1 होता है वो A2 V2 के बराबर होता है, ये आपने पढ़ चुका है, पहले पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या है कि डिस्चार्ज जो आपका पर यूनिट विड्थ है, ठीक है, वाटर में डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है उसको हम V1 Y1 से दिखा सकते हैं। इनिशियल जो डिस्चार्ज आपका पर यूनिट डिस्चार्ज क्या होता है, आपका पानी पर सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है, उसको हम डिस्चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, और डिस्चार्ज पर यूनिट वेट को हम मान लेते हैं कि उसको स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल क्यू हमारा क्या हुआ, कैपिटल क्यू हमारा हो गया डिस्चार्ज हो गया, और स्मॉल क्यू हुआ हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट वेट। ठीक है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि आपका जो V1 इंटू वाई स्मॉल Y1 के बराबर आपका क्या है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका V2 Y2 के बराबर हो जाएगा बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, A1 V1 इक्वल टू A2 ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही कंटिन्यू क्या क्या कह रहा है कि जो मास आपका फ्लो होता है वो मतलब अगर कोई भी आपका डेप्थ में चेंज होता है पाइप का, या कोई भी कैनाल ही मान लेते हैं, तो उसमें अगर डेप्थ में चेंज होता है तो उससे क्या हुआ कि जो आपका मास इनिशियली मास था वो बाद में भी मास आपको देखने को मिलेगा आफ्टर द चेंज इन डेप्थ, क्योंकि मास जो है वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है या कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, सेम कंटिन्यूटी इक्वेशन से आपका A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। ठीक है, और उसको हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से कह सकते हैं कि V1 Y1 इज इक्वल टू V2 Y2। ठीक है, V1 क्या है, V1 आपका Q/Y1 है, और V2 क्या है, Q/Y2 है। ठीक है, V1 क्या है आपका Q/Y1 है, और V2 क्या है आपका Q/Y2 है। वेलोसिटी V1 क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट डिवाइडेड बाई आपका डेप्थ हुआ, और V2 क्या हुआ, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट डिवाइडेड बाई आपका डेप्थ Y2 हुआ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है वो जरूर किसी अप्लाइड फोर्स के बराबर रहा हो। तो मोमेंटम में चेंज हुआ है, या एक मिनट में लैपटॉप का बैटरी डाउन हो रहा है। हेलो। यस सर। आवाज आ रहा है?
यस सर, आ रहा है सर। तो देखिए अब क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या है कि जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या है कि हम यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि जो मास आपका पर सेकंड में फ्लो कर रहा है, जो भी मास आपका पर सेकंड में आपका फ्लो कर रहा है, वो किसके बराबर होगा, आपका गामा डब्ल्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई जी के बराबर होगा, ठीक है। जो मास आपका पर सेकंड फ्लो कर रहा है वो आपका गामा डब्ल्यू क्या है, आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर है, ठीक है। और क्यू क्या है, डिस्चार्ज पॉइंट विड्थ है, डिवाइडेड बाई जी कीजिएगा तो वो आपका क्या होगा, मास ऑफ वाटर फ्लो पर सेकंड, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर फ्लो पर सेकंड कितना हुआ, गामा डब्ल्यू क्यू डिवाइडेड बाई जी हुआ, ठीक है। अब क्या है कि आपका मोमेंटम में चेंज का अगर बात किया जाए, आपका जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो वो किसके बराबर होगा, आपका वो आपका हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई जी इंटू वी वन माइनस वी टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो मास था ये, और मास और इंटू वेलोसिटी में चेंज कर दीजिएगा तो वो चेंज इन मोमेंटम भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो गामा डब्ल्यू क्यू डिवाइडेड बाई जी इंटू वी वन माइनस वी टू क्या होगा